गुड इवनिंग। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षकगण, प्रवक्तागण का स्वागत है एसजीसी के ई क्लब में। मैं आरिफ आलम, वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता, आपके सामने कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड शेयर मार्केट टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स। It is the topic basic of stock market. It means only basics, not all the matter of the stock market. हम केवल स्टॉक मार्केट की जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी ब्रॉड सागर है। उसकी पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, हर चीज़ों के बारे में जानना हमारे पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स हैं, चीज़ें उन सब के बारे में हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर्स और सेयर स्टॉक को परचेज एंड सेल करते हैं। इट मीन्स जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, मार्केट वही प्लेस होती है जहां पे चीज़ों को ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। सेम एज थिंग, शेयर मार्केट शेयर को खरीदना और बेचने का काम करता है शेयर मार्केट। तो सबसे पहले पॉइंट आती है कि शेयर मार्केट में जिस चीज़ों को हम खरीद और बेच रहे हैं, शेयर, वो क्या है। शेयर मीन्स द वैल्यू ऑफ कंपनी कैपिटल। इट मीन्स कंपनी जो है, एक मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, अपनी कैपिटल्स इतनी सफिशिएंट नहीं होती उनकी कि वो ओवरऑल ट्रेड कर सके। इसलिए उनको नीड होती है पब्लिक से फंड रेज करने की, यानी कि आम जनता पैसा उसमें लगाती है और उस पैसे से वह कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो जो पैसा हम कंपनी में लगा रहे हैं, एक पार्ट्स, सपोज दैट अगर कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए है जो उसकी अपनी नहीं है, उसने क्या किया, इस 1 लाख कैपिटल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में। जैसे उसने कहा कि हर एक पार्ट्स की वैल्यू होगी 10 रुपये, एक पार्ट्स की वैल्यू 10 रुपये, यानी कि अगर एक पर्सन भी चाहे तो एक शेयर कोई एक आदमी खरीद सकता है और 10 रुपये कंपनी को दे सकता है। वैसे ही अगर हम इसकी वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दे तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी के पास 10,000 शेयर के पार्ट हैं। अब 10,000 शेयर के पार्ट, कोई 1 शेयर बाई करे, कोई 2 शेयर बाई करे, 5 शेयर बाई करे या कोई 10 शेयर बाई करे। जितनी शेयर बाई होगी कंपनी की कैपिटल उतनी ही रेज होती चली जाएगी। इट मीन्स एट सम पॉइंट एवरी कंपनी नीड्स टू रेज मनी। जैसा कि हमने कहा, एक ऐसा समय है जहाँ पे हर कंपनी को अपनी कैपिटल्स को रेज यानी कि पूंजी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो या तो किसी अदर कंपनी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, या फिर सेबी के अकॉर्डिंग एक कंपनी में रजिस्टर्ड होकर पब्लिक में शेयर इशू करके और कैपिटल को रेज कर सकती है। यानी कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी स्टॉक मार्केट में, तो वो कुछ न कुछ पेमेंट्स, जैसे बाय इशूइंग स्टॉक द कंपनी डज नॉट हैव टू पे बैक ऑफ द मनी और मेक इंटरेस्ट पेमेंट। कंपनी ये नहीं कहती है कि हम आपको एक फिक्स इंटरेस्ट का पेमेंट देंगे, नहीं। कंपनी का क्या काम है कि आपकी कैपिटल्स जहाँ आपने अपनी पूंजी लगाई, जैसे जैसे उस कंपनी की ग्रोथ होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगी, आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर 10,000 शेयर होल्डर थे, कंपनी ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा ली और कंपनी रन की, बिजनेस की, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुई 10,000। इट मीन्स अब कंपनी की कैपिटल्स की टोटल वर्थ, यानी कि जो उसकी टोटल नेट वर्थ हो गई, वो हो गई 1,10,000 रुपये। पहले कैपिटल थी 1 लाख, 10,000 रुपये प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी की कैपिटल हो गई 1,10,000। हर एक शेयर होल्डर जो 10 रुपये पर शेयर कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, शेयर होल्डर कितने थे?
10,000। इट मीन्स कंपनी की कैपिटल 1,10,000 से नंबर ऑफ शेयर्स इट मीन्स 10,000 अगर डिवाइड होते हैं तो पर वैल्यू ऑफ शेयर की वैल्यू हो गई 11, पर वैल्यू ऑफ शेयर 11। तो कंपनी ने क्या किया, बिजनेस किया, प्रॉफिट्स इंक्रीज हुई, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ, जिससे वैल्यू ऑफ नेटवर्थ कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होके 1,10,000 हो गई। और 10,000 शेयर होल्डर से हमने उसको डिवाइड किया तो पर वैल्यू ऑफ शेयर निकल के आ गई 11 रुपीज़, 11 रुपया। यानी कि जो भी शेयर होल्डर 10 रुपये पर शेयर कंपनी का बाई किए थे, सपोज दैट हमने कंपनी का शेयर खरीदा था, इस कंपनी के 10,000 का जो शेयर था उसमें से 100 शेयर खरीदे थे, तो एक शेयर की वैल्यू जो 10 रुपये थी उसकी कॉस्ट वैल्यू हमने इन्वेस्ट किया था 1,000। आफ्टर द एंड ऑफ ईयर द कंपनीज कैपिटल विल बी ग्रोथ 1,10,000 एंड द वैल्यू ऑफ शेयर एट द रेट 11। नंबर ऑफ शेयर सेम, rate of share increase rupees 11, my wealth is 1100, so we'll get 100 of profit। सेम थिंग, जैसे जैसे जो भी इन्वेस्टर जितने शेयर कंपनी में लगाए हुए हैं उनकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिससे शेयर होल्डर को बेनिफिट्स होता है। What does the शेयर होल्डर गेट आउट ऑफ द डील? अब शेयर होल्डर इस शेयर को क्यों खरीदे? इट मीन्स शेयर होल्डर के पास ये ओपिनियन होती है, वो ऐसा थिंकिंग सोचते हैं कि भाई अगर हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां हमारी होप होती है कि फ्यूचर में उसकी शेयर ग्रोथ होगी, उसकी वर्थ होगी, यानी कि जो उसकी नेट कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। जैसा हमने अभी जस्ट इस एग्जांपल दिया कि कंपनी की कैपिटल 1 लाख से जब 1,10,000 होगी तो पर वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होगी, और इसी वजह से शेयर होल्डर जो है वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं। अगर कंपनी काम अपनी अच्छी करेगी, इफ़ द कंपनी डज वेल द स्टॉक विल बी प्रोबेबली इंक्रीज इन द वैल्यू। अगर कंपनी की वर्किंग कंडीशन अच्छी है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो उसकी वैल्यू ऑफ पर शेयर भी इंक्रीज होगी। इफ़ द कंपनी डज नॉट डू वेल द शेयर होल्डर मे बी लॉस मनी और इन्वेस्टेड। और अगर नॉट ओनली प्रॉफिट्स हियर, यहाँ पर रिस्क भी है। अगर कंपनी ने को चुनाव आपने अच्छे से नहीं किया, कोई ऐसी कंपनी आपने सेलेक्ट की जिसकी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कैसे डिक्रीज होगी? सब उसकी लॉस होनी है, और लॉस होगी तो कैपिटल डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेयर वही होंगे। इसका मतलब पर वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीज होके नीचे आ जाएगी। जैसे कैपिटल 1 लाख ही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, तो हमने वैल्यू निकाली थी 10। अब अगर प्रॉफिट होती तो ऐड होता, और अगर फर्म को नेट लॉस हुई तो जो हमारा कैपिटल यानी कि पूंजी इन्वेस्टेड है, जो हमने शेयर कंपनी को दिया है, उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल की वैल्यू जैसे ही डिक्रीज होगी, सपोज दैट फर्म ने 10,000 का लॉस किया तो कैपिटल घट के हो जाएगी उसकी 90,000, जबकि वैल्यू ऑफ पर शेयर सेम है 10,000, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? एट द रेट 9। तो शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें, एक कंपनी की बेस्ट कंपनी की सिलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ परफॉर्मेंस, कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी का क्वार्टरली रेट ऑफ रिटर्न्स का क्या प्रोग्रेस है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या पोजीशन है, उसके नेट वर्थ क्या है, उसके प्रीवियस ईयर पास्ट में उसकी ग्रोथ रेट क्या है, इन फ्यूचर उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपनी ग्रोथ करेगी। इन सारे पॉइंट्स को इफ़ेक्ट करके तब जो है हम शेयर को इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट सिस्टम, स्टॉक मार्केट जो सिस्टम है वो 2 तरीके से काम करती है। एक मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट्स। द स्टॉक मार्केट्स डूइंग अ बिजनेस इन 2 फॉर्म, प्राइमरी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। फर्स्ट जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पर सबसे पहले कोई कंपनी जब लिस्टेड होती है तो वो अपना IPO इशू करती है, यानी कि
वो सेबी में रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद उसने अपना एक शेयर इशू करने के लिए पब्लिक में ऑफ़र किया IPO। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO stands for initial public offering. It is the first time the stock is available to the public to purchase। यानी कि सबसे पहले जहाँ पे शेयर के लिए इशू करने के लिए कंपनी इशू करती है वो प्राइमरी मार्केट होती है। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वहाँ जहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ने है IPO अपनी लॉन्च कर रखी है, उसके बाद मार्केट में शेयर को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो वो मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट, दोनों मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट मीन्स सेबी है जो वो सारी चीज़ों को नज़र रखती है। हाउ डू स्टॉक ट्रेड, परचेज सेल्स करने की बात है कि मार्केट में शेयर को खरीदते हैं शेयर होल्डर्स, बेचते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में है BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है बेसिक वो 2 हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स ऐप और नेट बैंकिंग के थ्रू। एक्सचेंज और सिंपली प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड डिसाइड ऑन अ प्राइस फॉर अ स्टॉक। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर एक जगह मिलते हैं और वो किसी भी शेयर्स की वैल्यू को खरीदने के लिए एक प्राइस को डिसाइड करते हैं। वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर एंड एग्री ऑन अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, और उस शेयर को वो बाई करने के लिए एक फिक्स रेट डिफाइन करते हैं जो मार्केट में रेट चलती है। यानी कि मार्केट में शेयर्स की वैल्यू है तो उस शेयर की वैल्यू पे हमारी ओपिनियन है कि हम उस शेयर को खरीदें या न खरीदें। शेयर्स जो कंपनी के होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक शेयर ऐसी होती है जो इक्विटी शेयर कहलाती है और एक शेयर होती है जो प्रेफरेंस शेयर होती है। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर इशू होते हैं। इट मीन्स जो कंपनी के शेयर होल्डर मार्केट में सबसे ज़्यादा परचेज एंड सेल होती है वो शेयर होता है इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनरशिप माने जाते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी के किसी भी मीटिंग में, कंपनी के किसी भी वर्क्स में 1 शेयर 1 वोट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। इट मीन्स उनको कंपनी के प्रॉफिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है वो पे करती है डिविडेंड फिक्स रेट, यानी कि वो पहले ही बता देते हैं कि हमारा जो शेयर है वो प्रेफरेंशियल शेयर है। कंपनी की प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं। उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है, अगर हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो एट द रेट 10% 5% हमको उस पर रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव होगी। प्रेफरेंस शेयर स्टॉक जो होते हैं वो वोटिंग राइट्स के नहीं रखते, बट इन्वेस्टर आर यूजुअली गारंटी अ फिक्स डिविडेंड इफ द कंपनी इज लिक्विडेटेड देन पेड ऑफ। इन्वेस्टर जो हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के इन्वेस्टर, वो कंपनी के किसी भी प्रॉफिट्स पे अपनी ओपिनियंस यानी कि अपना राइट्स नहीं बता सकते, लेकिन उनको डिविडेंड फिक्स है, उनको डिविडेंड फिक्स है। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको डिविडेंड मिलना है। लेकिन जब कंपनी लिक्विडेटेड होगी यानी कि कंपनी बंद होगी तो उस समय में शेयर होल्डर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा सबसे पहले रिटर्न किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर की जो रिटर्न पाते हैं। शेयर मार्केट की प्राइस, हाउ कैन चेंज स्टॉक मार्केट्स ऑफ शेयर प्राइस, यानी कि जो प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज की
वो कैसे चेंज होती है, कैसे सेट होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस प्रोडक्ट्स की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उसकी परचेजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होगी। यानी कि अगर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है तो सारे इन्वेस्टर एक अपनी ओपिनियंस और होप लगाते हैं कि इस वैल्यू इस कंपनी के शेयर और इंक्रीज होगी, और सारे के सारे शेयर होल्डर वहीं मूव करते हैं। यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस चेंज होता है वो डिपेंड करता है सेम सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी प्राइस की वैल्यू उतनी ही हाई होगी, और जितनी ही कम डिमांड होगी किसी कंपनी के शेयर की उसकी वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। इफेक्ट कैसे हुआ इंक्रीज और डिक्रीज का? अगर किसी कंपनी के, जैसे एक एग्जांपल है मद्रास रबड़ फैक्ट्री की, 1990 में यह कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में, और उसने अपना IPO लॉन्च किया था। उसकी एक वैल्यू शेयर की थी 11 रुपीज़, 11 रुपीज़ पर शेयर, 11 रुपीज़ पर शेयर। मार्केट में एक ऐसी कंपनी थी ये जो रबड़ फैक्ट्री मद्रास रबड़ फैक्ट्री के नाम से लिस्टेड हुई, यानी कि ये टायर वगैरह रबड़्स के प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रोड्यूस करती थी। अदर कोई कंपटीटिव्स मार्केट्स में अवेलेबल उस समय में नहीं थे। मद्रास रबड़ फैक्ट्री MRF, इसकी वैल्यू कैसे इफेक्ट होकर इंक्रीज हुई? मार्केट में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा सप्लाई हुई, सबसे ज़्यादा लोगों ने सोचा कि हम इस शेयर को खरीदेंगे, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज होते चली गई। और एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट टाइम द वैल्यू ऑफ MRF शेयर एट द रेट नियर अबाउट 95,000। तो मार्केट के सप्लाई पे और मार्केट की डिमांड्स पे शेयर की वैल्यू भी इफ़ेक्ट पड़ती है। किसी कंपनी की मार्केट की डिमांड बहुत अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी डिमांड है, इन फ्यूचर उसकी डिमांड इंक्रीज होने की संभावनाएं हैं, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और इसी बिहाफ पे कंपनी के शेयर की वैल्यू भी डिपेंड करती है। सेम थिंग्स, वही चीज़ें कि हम क्यों किसी एक MRF कंपनी का शेयर खरीदें, क्यों हम MRF का नहीं खरीदें, क्यों हम NSE का लें, क्यों हम सिक्योरिटी एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, क्यों हम किसी MRF कंपनी को छोड़ के नेस्ले प्रोडक्ट्स के, एक्सिस बैंक के, HDFC बैंक्स के, अदर किसी बैंक्स के शेयर करें, क्यों हम किसी एक शेयर की कंपैरिजन की वैल्यू दूसरे शेयर से करते हैं, क्यों करते हैं? द प्राइस ऑफ स्टॉक इज इंडिकेट्स व्हाट इन्वेस्टर फील अ कंपनी इज वर्थ। डिपेंड करता है कि कंपनी की वर्थ, कंपनी की पोजीशन, उसकी कैपेसिटी इन फ्यूचर क्या होने वाली है, उसी के बिहाफ पे कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यानी कि सेम वही फैक्टर कंपनी की अर्निंग, अगर कंपनी अर्निंग इंक्रीज हो रही है तो उसकी पर वैल्यू ऑफ शेयर भी इंक्रीज होगी, और वहीं पर जहां शेयर की वैल्यू पर इंक्रीज ज़्यादा होगी इन्वेस्टर वहीं मूव करते हैं। शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर हम दो तरीके से मार्केट्स करते हैं, यानी कि शेयर को खरीदते भी हैं और बेचते हैं। जब हम ये देखते हैं कि शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं द बुल, यानी कि अ बुल मार्केट इज व्हेन द कंपनी इज डूइंग वेल, द GDP इज ग्रोविंग एंड स्टॉक प्राइस आर राइजिंग। भाई कंपनी की कंडीशन अच्छी है तो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे GDP के ग्रोथ में, उसकी GDP की ग्रोथ भी हो रही है और उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बुल मार्केट। जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट्स होगा। और दूसरे एनिमल्स हैं द बियर। द बियर अ मार्केट इज व्हेन द कंपनी इज बैड, GDP इज डाउन एंड स्टॉक प्राइस आर फॉलिंग। सेम अपोजिट, अगर हम ये देखते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यू की शेयर डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में भी उसकी कंट्रीब्यूशन GDP को भी नहीं मिलेगी, GDP की वैल्यू भी उतनी इंक्रीज नहीं होगी और प्राइस भी उनकी कम होगी। लेकिन शेयर मार्केट में दोनों कंडीशन में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बुल मार्केट में भी और बियर मार्केट में भी। बुल मार्केट में कैसे? शेयर की वैल्यू है 10 रुपये,
शेयर की वैल्यू है एट द रेट 10 रुपये, सपोज दैट 10 रुपये, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 11 हो रही है, 12 हो रही है। हमने एक्सपेक्टेशन लगाया कंपनी की कंडीशन अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है, इसकी वैल्यू हो सकती है इंक्रीज हो 13, हमने इसकी वैल्यू को ख़रीदा, यह इंक्रीज हुआ, 14 भी हुआ, तो 2 रुपये पर शेयर, 2 रुपीज़ पर शेयर हमें प्रॉफिट हुई। इट इज़ कॉल्ड द बुल मार्केट। जहाँ वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमने 10 पे ख़रीदा, जब वैल्यू 14 रुपये हुई तो उसको बेच दिया, 4 रुपये पर शेयर प्रॉफिट अर्न कर लिए। दूसरा बियर मार्केट्स, जहाँ पे शेयर की वैल्यू डाउन होती है फिर भी अर्निंग की जा सकती है। कैसे? अगर शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसकी वैल्यू 14 रुपये से एक 13 रुपये हुई, 12 रुपये हुई, हमने एक्सपेक्टेशन लगाया कि इसकी कंडीशन मार्केट में बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स की डिमांड भी नहीं है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज होके हो सकती है 11 रुपीज़ होगी। हमने सबसे पहले इस शेयर को बाई कर लिया द रेट ऑफ 14 रुपये पे पर शेयर हमने इसको क्या किया, खरीद लिया, और जब हमने इसको बेचा 11 रुपये में, तो जो ये डिफरेंस हमारा 3 रुपये का आया, ये भी हमको बेनिफिट देकर गया, क्योंकि जैसे ही प्राइस डाउन हुई उस पर हम उसको बेच दिए। तो हमें बियर मार्केट्स के थ्रू भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट थिंग्स, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपकी मार्केट की नॉलेज अच्छी हो, आपके पास मार्केट की कंडीशंस को रिव्यू करने की, उसको रीड करने की, उसके एक्सपेक्टेशन को देखने की, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की, उसकी नेट प्रॉफिट रेशियो को देखने की। अगर सारी कैपेसिटी आप एक फंड एडवाइजर्स के थ्रू कैपेसिटी रखते हैं तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज एज अ गैम्बलिंग, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में शेयर लगा दें पैसा बढ़ेगा, तो यह ज़रूरी नहीं है। शेयर मार्केट्स में जितना ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा डूब भी सकता है। इसलिए शेयर मार्केट की ओपिनियंस की ये है कि अगर हमें नॉलेज है तो हम शेयर मार्केट्स डायरेक्टली करें, अदरवाइज़ हमारे पास एक हैंड्स है, एक दूसरा सपोर्टिव्स, जिसका नाम है काम तो शेयर मार्केट की, लेकिन हमें नहीं करना है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारे पास एक ऐसे फंड एडवाइज़र अवेलेबल हैं जो हमें इंस्ट्रक्ट्स करते हैं कि आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाइए या फिर आप मत लगाइए, हम पैसा लगाएंगे। और उस फॉर्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के नाम से। यानी कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट, तो एक डीमेट अकाउंट के थ्रू इन सारे ट्रांजैक्शन को, शेयर को खरीदना, बेचना, बुल मार्केट, बेयर मार्केट से सारी चीज़ों को हम ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी भी ब्रोकर एक्सचेंज से, यानी कि मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे, जरोधा, कार्वी, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स वाले और शेयर मार्केट्स वाले ऐप हैं जिनके थ्रू आप शेयर मार्केट में शेयर को खरीद सकते हैं और बाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 ब्लैंक चेक और एक फॉर्म जो सेबी के द्वारा भराई जाती है, डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आपके नेम, आपके सिग्नेचर, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें सबमिट करके फिर आपको अप्रूवल दे दी जाती है कि हाँ आपका डीमेट अकाउंट्स ओपन हो गया। अब उस डीमेट अकाउंट्स में आप फंड ऐड करिए, शेयर को बाई करिए, सेल करिए, डायरेक्ट मार्केट यानी कि प्राइमरी मार्केट्स में। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स, हमने कहा फंड एडवाइजर अवेलेबल शेयर फॉर द ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। कॉन्सेप्ट सेम है, म्यूचुअल फंड में कोई अदर्स चीज़ों को खरीदी बेची नहीं जाती, यहाँ पर भी शेयर मार्केट के ही चीज़ों को खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, कमोडिटीज़ को खरीदते हैं, बॉन्ड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक म्यूचुअल है, यानी कि 4-5 लोगों की एक ग्रुप है और उस सभी लोगों का फंड वहाँ है। अगर हम किसी हाई वैल्यू ऑफ कंपनी के शेयर को बाई करना चाहें, यानी कि जैसे हमने एक एग्जांपल दिया MRF की, तो MRF के शेयर की वैल्यू है 95,000। कोई भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर यहाँ पर शेयर
बाई करना तो चाहेगा, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट उतनी न होने की वजह से वो शेयर एमआरएफ का खरीद नहीं पाएगा। ये सारी फैसिलिटीज़ हमको देती है म्यूचुअल फंड, यानी कि एक हम, एक आप, एक कोई थर्ड पर्सन, तीनों लोग हमने क्या किया, एक किसी फंड एडवाइज़र को पैसा दिया और वो फंड एडवाइज़र वहाँ पैसा लगाया जहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ एमआरएफ जैसी अच्छी कंपनियों से निकाल सकता है, तो वो पैसा एमआरएफ कंपनी में लगाता है जो म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड एक शेयर का ही पार्ट्स है कि शेयर हम डायरेक्ट खरीदे बेचें या फिर जो उसके एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू खरीदवाएं और बेचवाएं, हम उनको फंड दें, भाई वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करें और जो भी ग्रोथ हो उसके बदले में हमें रिटर्न दें, तो वो काम कहलाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड एक कॉमन पूल ऑफ फंड्स है कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर। कॉमन पूल्स यानी कि सब लोगों के एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग्स जो है कंपनी, म्यूचुअल फंड एजेंसीज, इन्वेस्टर ट्रस्टी वगैरह कंपनी अच्छी कंपनियों में शेयर को इन्वेस्ट करते हैं एक ट्रस्ट के फॉर्म में। उनको हम एक ट्रस्ट कह सकते हैं जो एक इन्वेस्टर कहलाते हैं, खुद न करके ज्वाइंट बेनिफिशियल ऑनर कहलाते हैं। अब हम क्या कहलाएंगे, एक ज्वाइंट बेनिफिशियल ऑनर, यानी कि जो भी कंपनी की प्रॉफिट होगी उसमें जितने भी म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर का पैसा लगा होगा सारे लोगों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रक्चर है, क्या, म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स के थ्रू, ट्रस्टी के थ्रू, दोनों के तरीके से होता है। यानी कि यहाँ इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का क्या काम है, एजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना, बैंकर्स में फंड अकाउंट्स को, रजिस्टर्ड वगैरह एजेंसी को, सारी चीज़ों को मेंटेन करना और वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का लगाना। हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड जो है एक इन्वेस्टर है, जैसा हमने आपको बताया यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, पैसा दिया किसको, फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर ने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ में। स्टॉक यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, एंड सिक्योरिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स, डिवेंचर, कंपनी के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी इसी होती है, तो वहाँ पर प्रॉफिट फिक्स होता है। बॉन्ड्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हमने एक बॉन्ड से ले लिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है हमें रिटर्न मिलना। तो म्यूचुअल फंड वाले जो फंड एडवाइज़र होते हैं वो स्टॉक के साथ साथ सिक्योरिटीज़ में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि एक कंपनी से अगर लॉस हो तो दूसरा जहाँ पर फिक्स है रिटर्न मिलना, उससे उसकी रिकवरी हो जाए। इसीलिए म्यूचुअल फंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो फिर ये क्या करते हैं, ये हेल्प्स करते हैं जनरेट्स करने में क्या, रिटर्न, और वो रिटर्न फिर हमको डिलीवर्ड कर देते हैं इन्वेस्टर को। ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जहाँ पर म्यूचुअल फंड का काम चलता है। इन्वेस्टर हैं, अपना पैसा दिए फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया स्टॉक सिक्योरिटीज़ में और हमारे में हमको प्रॉफिट जनरेट्स करने में हेल्प किया। म्यूचुअल फंड की भी क्लासिफिकेशन है, जैसे शेयर की थी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के ऑनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। इक्विटी शेयर्स कंपनी की जितनी प्रॉफिट होगी उतना ज़्यादा रिटर्न लेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉफिट्स पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, उनको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है। सेम वैसे ही म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन होती है। म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड होती है और एक क्लोज एंडेड होती है। ओपन एंडेड इट मीन्स हम म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, इट मीन्स ओपन एंडेड फंड। और सेम अपोजिट क्लोज एंडेड फंड, यहाँ पर पैसा एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए ब्लॉक होती है। हम अगर किसी कंपनी में क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन रहती है, हम टर्म एंड कंडीशन को डिक्लेरेशन करते हैं कि 5 साल के पहले, 2 साल के पहले इसका पैसा हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम बोलते हैं क्लोज म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड दोनों इन्वेस्टमेंट जो है डेब्ट और इक्विटी दोनों के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया जाता है।
इक्विटी यानी कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेप्ट यानी कि डिबेंचर, बॉन्ड्स, इट्स सेम थिंग्स डेप्ट बॉन्ड एंड इक्विटी फंड्स। डेप्ट बॉन्ड यानी कि जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, एंड इक्विटी बॉन्ड जहाँ पर रिटर्न फिक्स नहीं है, बहुत हाई भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेम थिंग्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर। म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या है? तो जैसा हमने बताया आपको, म्यूचुअल फंड की स्कीम दो चीज़ें होती हैं, एक ओपन और दूसरा एंड। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि म्यूचुअल फंड डिफरेंट कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो हेल्प करता है हमको, जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है एक डिफरेंट ओपिनियंस को कि कौन सी एजेंसी ट्रस्टी जो है म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है, और जो रिटर्न बेस्ट दे रही है उसमें हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स एजेंसियों को हम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हैं। इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, आपको किसी भी ब्रोकर्स कंपनी के में जाके डीमैट अकाउंट्स के लिए फॉर्म लेनी है, या अब चीज़ें ऑनलाइन आप किसी भी ब्रोकर एजेंसी को सर्च करके ऐप्स के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, या किसी रजिस्टर्ड एजेंसीज के थ्रू जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके डीमैट अकाउंट खोल के आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम वही डीमैट अकाउंट्स जो है आपको, जैसे प्रोसेस डीमैट अकाउंट्स के लिए थी, वैसे ही आपको सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको वो प्रोसेस अप्लाई करनी है। यहाँ पर आपको एक KYC क्रिएट करनी है, KYC बनानी है। KYC यानी कि KYC रजिस्ट्रेशन इज सेंट्रलाइज थ्रू, रजिस्ट्रेशन एजेंसी के थ्रू ही होना चाहिए। ऐसी एजेंसियों के थ्रू हम KYC कराएं जो ऑलरेडी सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड हो, जो म्यूचुअल एजेंसी के फॉर्म में काम कर रहे हों। KYC में वही चीज़ें आएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटोज़, 2 ब्लैंक चेक। KYC के जो पार्ट्स होंगे, एक स्टैंडर्ड अकाउंट्स को ओपन करने के लिए उसके 2 पार्ट्स हैं, एक KYC की डिटेल्स और एक KYC के सेपरेट जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी डिक्लेरेशन फॉर्म। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसीजर है? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर में सबसे पहले फर्स्ट 2 तरह के इन्वेस्टर हो गए, एक तो हम ऑलरेडी पहले से इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और दूसरा हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए KYC के थ्रू, उसके बाद आप अपना पूरा डिटेल दीजिए। KYC में जो चीज़ें लगती हैं जैसे नेम, एड्रेस, बैंक पासबुक एटसेट्रा, बैंक डिटेल्स, 2 कैंसिल चेक और डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी या म्यूचुअल एजेंसी आपके थ्रू मांगती है, वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके KYC करके आप म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स मोड जो है म्यूचुअल फंड के, वो भी 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक इन्वेस्टमेंट लंप सम और एक इन्वेस्टमेंट SIP। लंप सम इट मीन्स हमने किसी एक कंपनी को एक बार फिक्स 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, लंप सम इन्वेस्टमेंट, लंप सम एक मुफ्त। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के लिए जो भी चाहते हैं कि हम भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ सेविंग को बचा के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि SIP एक ऐसा प्रोसीजर है जहां आपको लॉस बहुत ही कम है या न के बराबर है, और रिटर्न एक बैंक में डिपॉजिट्स जो इंटरेस्ट हमें मिलती है उससे बहुत बेस्ट है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि हम एक पर मंथ के अकॉर्डिंग फिक्स कर लें कि 100 रुपीज़ ही सही, लेकिन पर मंथ के अकॉर्डिंग हमको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कहलाती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स SIP। स्टैगरेट इन्वेस्टमेंट होती है जो कंटिन्यूस चलती रहती है,
पीरियड ऑफ कमिटमेंट होती है या तो 6 मंथ या 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, यानी कि एक फिक्स अमाउंट्स जो हम SIP का बना रहे हैं, जो रिकरिंग डिपॉजिट्स के नाम से हम लोग इसके पहले भी जानते हैं कि पर डे 5 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या करनी है, पर मंथ 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़ हमको एक स्ट्रेगेट पीरियड ऑफ कमिटमेंट में 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट की प्लान हमारी कहलाती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स इन म्यूचुअल फंड्स, लंप सम एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लंप सम इट मीन्स एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिए, SIP इट मीन्स पर मंथ पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टमेंट किया। म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज भी 2 टाइप्स के हैं, ओपन एंड, क्लोज एंड। ओपन एंड जब चाहें तब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें और जब चाहें तब निकाल लें। क्लोज एंड एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बॉन्ड, यानी कि अगर हमने 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो 2 साल के बाद ही हमें पैसा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप्स, एक तो डेप्ट और एक इक्विटी। डेप्ट यानी कि बॉन्ड्स वगैरह में, डिबेंचर वगैरह में। इक्विटी यानी कि इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर में। म्यूचुअल फंड प्लान्स 2 तरह के हैं, 3 तरह के हैं, एक ग्रोथ ऑप्शन, एक डिविडेंड पे आउट ऑप्शन और एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। री इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस जो है आपके इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पैसे को, जो भी डिविडेंड रिसीव होती है उस डिविडेंड के अमाउंट के साथ फिर वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट लगा, फिर अमाउंट्स इंटरेस्ट में इंक्लूड हुआ और उस पर इंटरेस्ट जनरेट हुआ, सेम वही चीज़ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। हमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, जितना पैसा हमने लगाया, एक म्यूचुअल एजेंसी कंपनी ने डिक्लेरेशन किया है कि हम आपको 5% या 10% रिटर्न देंगे, तो वो डिविडेंड हमको पर ईयर्स कंटिन्यू मिलनी है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। एंड फर्स्ट ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन इट मीन्स कंपनी की वैल्यू जितनी ग्रोथ होगी, शेयर की वैल्यू उतनी इंक्रीज होगी और हमारा रिटर्न भी उतनी ही इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगी तो डिक्रीज भी होगी। थैंक यू फॉर एनी मिस्टेक्स, सॉरी। हमारे पास जितनी चीज़ें थी बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए हमने दिया। अगर आप लोग इस चैनल पे, SGC के चैनल के क्लब पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को इसके बारे में नॉलेज देने के लिए एजुकेशन पर्पस से इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।